चलिए इस सत्र की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने आज समय निकाला और इस YouTube लाइव सेशन में जुड़े हैं। आज हमारे इस YouTube लाइव सेशन का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो 25 तारीख को आने वाली निपुण असेसमेंट टेस्ट जो आपके मंडलों में किया जा रहा है, जो झांसी और बरेली मंडलों में किया जा रहा है, उसके बारे में आपको कुछ जानकारी दे और सरल ऐप के माध्यम से ये असेसमेंट होने वाला है, उसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक समझाए कि इसकी प्रक्रिया कैसी है, ऐप कैसे चलाना है और स्कैनिंग की प्रक्रिया, जो ओएमआर शीट की स्कैनिंग की प्रक्रिया है, वो भी हम बहुत विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो इस सत्र की शुरुआत करते हैं। तो आज की जो सत्र में हम मुख्य बिंदु कवर करेंगे वो है कि पहले कि त्रैमासिक असेसमेंट हम कब और क्यों कर रहे हैं और इसका संचालन कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा समझते हैं कि ये त्रैमासिक असेसमेंट या निपुण असेसमेंट टेस्ट जो हमारा है वो क्यों कर रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुछ निपुण लक्ष्य बाल वाटिका से लेकर कक्षा 3 तक आधारित है, जिसका फाउंडेशनल लर्निंग पर एक फोकस है, गणित और भाषा की दक्षताओं में। और हमारा ये एक उद्देश्य है उत्तर प्रदेश में कि मार्च 2026 तक 100% छात्रों द्वारा निपुण लक्ष्य, ये जो निपुण लक्ष्य आप सबने देखे होंगे, इन निपुण लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाए 100% छात्रों में। तो उसके हेतु जैसे आपको पता है हमारे पास कुछ त्रैमासिक निपुण लक्ष्य भी है जो जनपदवार हर त्रैमास में अटेन करने होते हैं। तो प्रत्येक जनपद अपने त्रैमासिक टारगेट को प्राप्त करना सुनिश्चित करे, उसी के लिए हमने ये जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे हर जनपद का एक एक टारगेट दिया गया है और 2026 तक हमारा यही उद्देश्य है कि हर जनपद में 100% छात्र निपुण हो। तो इसके लिए ये निपुण असेसमेंट टेस्ट क्यों जरूरी है और इसमें ये कहाँ आता है। तो निपुण असेसमेंट टेस्ट की जो इंपॉर्टेंस है इसमें यह है कि हम बच्चों का अधिगम स्तर की जो प्रगति है उसे समझना चाहते हैं और विद्यालयों को जो हमारा निपुण बनाने का लक्ष्य है उसके लिए जो हमें आवश्यक कदम लेने हैं वो हम उस दिशा में चल सकते हैं। दूसरा, हम ये पहचान सकते हैं कि ऐसे कौन से विद्यार्थी हैं जो जिनको शायद थोड़ी अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता हो इस टाइम पर, और हम उनके साथ वो कदम उठा सके और उनको वो सहायता प्रदान कर सके जो उनको भी निपुण श्रेणी में ला पाएगा। और तीसरा भी ये है कि हम राज्य परियोजना कार्यालय की तरफ से या आपके बीएसए कार्यालय द्वारा असेसमेंट का जो डेटा एकत्रित होगा उसके आधार पर आपके जनपद में हम फोकस्ड गतिविधियों का संचालन भी कर पाएंगे। तो यह समझ पाएंगे कि जनपदवार अभी जो हमारे लर्निंग आउटकम पे बच्चों की क्या अधिगम स्तर की क्या प्रगति की स्थिति है, और उस हिसाब से अगर हमें किसी जनपद में कोई फोकस गतिविधि लानी है ताकि वो जनपद को वो सहायता मिल सके, उन बच्चों को वो सहायता मिल सके, तो हम अपने तरफ से वो डेटा देखकर वो जरूर करना चाहेंगे, वो गतिविधि लाना चाहेंगे। तो इस मूल्यांकन के माध्यम से यही जो हमारे त्रैमासिक लक्ष्य आधारित किए गए हैं, जो आपको मैंने अभी पिछले स्लाइड में दिखाया था, उनको पूर्ण करना सुनिश्चित करना हमारा इसका लक्ष्य है। अभी थोड़ा बहुत समझते हैं कि त्रैमासिक असेसमेंट का ये संचालन कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले कि आप ये समझ लीजिए कि ये बहुत जरूरी है समझना कि ये सिर्फ एक बेसलाइन असेसमेंट है। इसमें इसका कोई भी कहीं पर भी छात्रों का कहीं पर भी इससे कोई विशेष तैयारी की जरूरत नहीं है। तो आपके छात्रों की कोई भी, आपको पहले से शिक्षकों के लिए यह है कि आपको कोई भी तैयारी नहीं करवानी है। जैसा कि आपको पहले बताया कि जो हमारे निपुण लक्ष्य आधारित है उसके आधार पर ही उनको टेस्ट किया जाएगा और ये सिर्फ एक बेसलाइन असेसमेंट है। तो इसमें कोई भी विशेष तैयारी की जरूरत नहीं है। और प्रश्न पत्र जो आएगा उसके आधार पर कक्षा 1 से 8 के सभी छात्रों का आकलन किया जाएगा आपके विद्यालय। तो ये सुनिश्चित कर लीजिए कि कक्षा 1 से 8 के सभी छात्रों का आकलन इसके माध्यम से किया जा रहा है। आकलन संबंधित कुछ निर्देश जो आपको दिए जा रहे हैं, अभी बताते हैं इसके बारे में, कि इस आकलन का परिणाम जो किया जाएगा वो ओएमआर शीट के माध्यम से एकत्रित किया जाएगा। और जैसा कि आप सब जानते हैं, सरल ऐप नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से शिक्षक ओएमआर शीट की स्कैनिंग की प्रक्रिया करेंगे।
इस स्कैनिंग की प्रक्रिया को ये कैसे दिखती है, कैसे की जाएगी, इसको हम इस सत्र में आगे समझेंगे। एक बहुत ही मुख्य बिंदु जिसपे मैं थोड़ा फोकस करना चाहूंगा ये है कि हमारी जो आकलन की प्रक्रिया है वो कक्षा 1 से 3 और कक्षा 4 से 8 के लिए थोड़ी अलग दिखती है। तो जो हमारी कक्षा 1 से 3 की आकलन है उसमें शिक्षक प्रत्येक बच्चे का व्यक्तिगत रूप से आकलन करेंगे और उनके लिए ओएमआर शीट भरेंगे। कक्षा 1 से 3 के बच्चे शायद कक्षा 1 से 3 के बच्चे ओएमआर शीट खुद नहीं भर पाएंगे, इसीलिए हमने ये रखा है कि शिक्षक उनको अपने पास बुलाए, एक एक करके अपने पास बुलाए, ओएमआर शीट अपने पास ही रखे और पहले बच्चे का आकलन करे। तो प्रश्न पत्र और ओएमआर शीट उनके पास ही रहेगा, शिक्षक के पास, और शिक्षक एक एक करके 1 से 3 के बच्चे को बुलाए और उनका आकलन करे और ओएमआर शीट खुद शिक्षक ही भरेंगे। जो हमारी कक्षा 4 से 8 की आकलन की प्रक्रिया है उसमें जो ओएमआर शीट है वो छात्र स्वयं भरेंगे, तो और उनको प्रश्न पत्र भी स्वयं हल करना है। तो ये मुख्य जो फर्क है कक्षा 1 से 3 और कक्षा 4 से 8 के आकलन में, ये प्लीज नोट कर लीजिएगा। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, कक्षा 1 से 3 में शिक्षक व्यक्तिगत रूप से हर बच्चे का आकलन करेंगे और उनके लिए ओएमआर शीट भरेंगे, और कक्षा 4 से 8 के लिए प्रत्येक बच्चा खुद प्रश्न पत्र हल करेगा और खुद ओएमआर शीट भरेगा। यहाँ पे शिक्षक जरूर उनकी सहायता करे कि वो कक्षा 4 से 8 के बच्चे ओएमआर शीट ठीक से भर रहे हैं, और इसके बारे में भी अभी हम विस्तार में आगे बात करेंगे। और जो हमारी सारी कक्षा 1 से 8 की ओएमआर शीट की स्कैनिंग सरल ऐप के माध्यम से की जाएगी, जैसे आपको पहले भी बताया गया था। अभी हम थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि कक्षा 1 से 3 की आकलन का संचालन कैसे किया जाए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि हमारे आकलन से पहले जो हमारे 1-2 स्टेप है, तो हमारे 2 स्टेप होंगे जो आकलन से पहले किए जाएंगे। आकलन से 2-3 दिन पहले हम ये सुनिश्चित करें कि ये स्टेप्स हम पूर्ण कर ले, शिक्षक पूर्ण कर ले। तो सब इसको ध्यानपूर्वक समझे कि ये क्या है। तो जो हमारा पहला स्टेप है वो है डेटा डाउनलोडिंग का स्टेप। तो परीक्षा से 2-3 दिन पहले आप डेटा डाउनलोडिंग की प्रक्रिया शुरू कर दीजिए और यह जरूर सुनिश्चित कर लीजिएगा कि ये आकलन से पहले पूर्ण हो जाए। तो अभी डेटा डाउनलोडिंग की जो प्रक्रिया है उसको समझते हैं कि वो क्या है और कैसी करनी है। तो जो सरल ऐप है उसके माध्यम से मूल्यांकन शुरू करने से पहले आपको छात्र डेटा डाउनलोड करने की प्रक्रिया आवश्यक करनी है। तो ऐप डाउनलोड आप जैसे ही कर ले, सरल ऐप आप जैसे ही डाउनलोड कर ले, आप सभी शिक्षक अपने प्रेरणा पोर्टल का जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसका इस्तेमाल यूजर आईडी और पासवर्ड के रूप में अंकित करके आप उसको लॉग इन कर सकते हैं। तो अपना जो प्रेरणा पोर्टल का आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसी को यूजर आईडी और पासवर्ड में डालें और उसके माध्यम से आप सरल ऐप में लॉग इन कर सकते हैं। और आपको सेपरेटली लॉग इन आईडी और पासवर्ड भी मिल जाएंगे, पर प्रेरणा पोर्टल का नंबर भी आप अपने यूजर आईडी और पासवर्ड की तरह यूज कर सकते हैं तो सरल ऐप में लॉग इन करने के लिए। एक बार आप सरल ऐप में लॉगिन कर ले तो उसके बाद आप नेक्स्ट या गो फॉरवर्ड बटन दबाकर क्लिक करते जाए जब तक आपको ये जो अभी स्लाइड में हम स्क्रीन दिखा रहे हैं इस स्क्रीन तक आप ना पहुंच जाए। तो इस स्क्रीन तक पहुंचना यह सुनिश्चित कर लेगा कि आप इसको डेटा डाउनलोडिंग की प्रक्रिया को पूर्ण कर रहे हैं। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि ये कैसे दिखता है। जैसे ही आप सरल ऐप खोलेंगे सबसे पहले जो नंबर 1 हमारी स्क्रीन है यहाँ पे जो दिखाया गया है कुछ ऐसा दिखेगा लॉगिन के बाद। तो आप लॉगिन कर लीजिए, अपना प्रेरणा पोर्टल नंबर को यूजर आईडी पासवर्ड बनाकर लॉगिन कर लीजिए सरल ऐप में, और जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो पहली स्क्रीन कुछ ऐसी दिखेगी। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो दूसरी स्क्रीन में आपको अपने स्कूल का नाम, स्कूल की आईडी दिखेगी और नीचे आपको दिखेगा कि आपको क्लास, सेक्शन और सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। तो आप प्लीज ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आप जिन भी कक्षाओं, जैसे आप कक्षा 2 का, जैसे आप दिखा है कक्षा 6 का आकलन कर रहे हैं तो कक्षा 6 सिलेक्ट कीजिए, सेक्शन में ए सिलेक्ट कर लीजिए और सब्जेक्ट में आपके मंडल का नाम आएगा, या बरेली मंडल हो या झांसी मंडल हो तो ध्यान से, अगर आप बरेली मंडल से है तो बरेली मंडल चुने, अगर आप झांसी मंडल है तो आप झांसी मंडल चुने और उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके सबमिट बटन दबाएं। आप जैसे ही सबमिट बटन दबाएंगे तो आप तीसरी स्क्रीन पे आ जाएंगे जहां पे यहाँ पे आपको छात्र विवरण की सूची दिख रही है। तो सभी छात्रों के साथ एक 9 अंकीय सरल आईडी दिखेगी आपको और उस छात्र का नाम दिखेगा और ये एक सूची को दिखेगी। और इससे अभी आप नेक्स्ट बटन जाकर हम 4th स्क्रीन पर आ जाएंगे और 4th स्क्रीन पर आते ही आपको यहाँ पे स्कैन स्टेटस और सेव स्टेटस दिखेगा
और इसके बाद हम कंटिन्यू स्कैन बटन दबा के, फोर्थ स्क्रीन के बाद कंटिन्यू स्कैन बटन जब दबाएंगे तो हम फिफ्थ स्क्रीन पे आ जाएंगे, जिसके बाद स्कैनिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। तो जैसे ही हम फिफ्थ स्क्रीन पर आ जाते हैं, फिफ्थ स्क्रीन पर आके ही आपका डेटा डाउनलोडिंग की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण हो जाएगी। तो आप प्लीज ये सुनिश्चित कीजिए कि आप जैसे ही सरल ऐप डाउनलोड करके उसमें लॉग इन कर लेते हैं, आप डेटा डाउनलोडिंग की प्रक्रिया पूर्ण कर लीजिए। जैसे आप यहाँ पे कक्षा 6 का आकलन कर रहे थे, अगर यह है कि आप 2 कक्षाओं का आकलन कर रहे हैं, जैसे आप कक्षा 2 का भी कर रहे हैं और कक्षा 6 का भी कर रहे हैं, तो ये जरूर सुनिश्चित कर लीजिएगा कि ये प्रक्रिया आप पहले कक्षा 2 के लिए पूर्ण कर ले और फिर से ये पूरी प्रक्रिया कक्षा 6। तो ये प्रक्रिया हर कक्षा के लिए एक एक बार की जाएगी। अगर एक ही शिक्षक 2 कक्षाओं का आकलन करने वाले हैं तो वो शिक्षक जरूर सुनिश्चित कर ले कि वो दोनों कक्षाओं के लिए इस डेटा डाउनलोडिंग की प्रक्रिया को पूर्ण कर रहे हैं। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, जैसे ही आपको स्क्रीन पे दिखाई गई 5वीं स्क्रीन तक पहुंचेंगे आप, तो ये डेटा डाउनलोडिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। तो ये डेटा डाउनलोडिंग की प्रक्रिया आप जरूर सुनिश्चित कर लीजिए कि आप जैसे ही सरल ऐप डाउनलोड करके लॉगिन कर ले, आप इसको पूर्ण कर लीजिएगा। जो हमारा आकलन से पहले दूसरा स्टेप रहेगा वो है कि परीक्षा से 1-2 दिन पहले आप छात्र विवरण की सूची बना लीजिए। जैसा कि आपको पिछले स्लाइड में भी दिखाया था, आप जैसे ही सरल ऐप खोलेंगे और उसमें अपना क्लास सेक्शन और सब्जेक्ट चुनेंगे, उसके बाद एक आपको छात्र विवरण की सूची दिखाई देगी। तो जो ऐप के पेज में आपको ये छात्र सूची की विवरण दिखाई देगी, उसमें आप 2 चीजें देखेंगे कि एक छात्र का नाम लिखा हुआ है और उस छात्र के साथ उस छात्र के नाम के ऊपर उनकी एक 9 अंकीय सरल आईडी भी लिखी हुई है। तो आप अपने रजिस्टर या डायरी में पहले से एक रजिस्टर डायरी ले लीजिए और आप एक छात्र विवरण की अलग से सूची बना लीजिए उस रजिस्टर या डायरी में, जिसमें आप छात्र के नाम के साथ उनकी 9 अंकीय सरल आईडी भी लिख लीजिए। तो ये आकलन के समय आपकी बहुत मदद करेगा और आकलन को पूर्ण रूप से सफलतापूर्वक पूर्ण करने में आपकी बहुत सहायता करेगा। तो आप जैसे ही ऐप डाउनलोड कर ले, आप डेटा डाउनलोडिंग की प्रक्रिया तो जरूर कीजिएगा, पर एक छात्र विवरण की सूची भी आप बना के अपने पास रख लीजिएगा, ताकि आकलन वाले दिन अगर आपको कभी भी किसी छात्र की 9 अंकीय सरल आईडी आपको देखनी है, तो आप अपनी छात्र विवरण सूची जो आपने रजिस्टर या डायरी में बनाई हुई है, उसी से आप बिल्कुल देख सकते हैं। जैसे आप 4 से 8 के बच्चों को भी उनकी आईडी बताएंगे, तो वो आप उस सूची में ही देखकर उनको बता सकते हैं कि उनकी आईडी क्या होगी। तो यह भी जरूर सुनिश्चित कर लीजिएगा कि आकलन से 1-2 दिन पहले आप जिन भी कक्षाओं का आकलन करने वाले हैं, आप उनकी एक सूची अपने पास बनाकर रख ले, आपको बहुत इससे सहायता होगी। अब समझते हैं कुछ मुख्य बिंदु 1 से 3 के आकलन के बारे में। तो जो हमारा प्रश्न पत्र है, वो प्रत्येक छात्र को व्यक्तिगत रूप से, जैसे कि पहले बताया था, शिक्षक व्यक्तिगत रूप से हर छात्र का असेसमेंट करेंगे और जो प्रश्न पत्र पर निर्देश दिए होंगे उस आधार पर छात्र का आकलन करना जरूरी होगा। तो जैसे ही आकलन की प्रक्रिया होगी, बच्चे बैठे होंगे, आप एक एक करके बच्चे को शिक्षक अपने पास बुला सकते हैं। शिक्षक के पास प्रश्न पत्र भी होगा, ओएमआर शीट भी होगी और वो एक बार छात्र को अपने पास बुला ले, वो उससे प्रश्न पत्र उसी समय हल करवा ले वहां बैठकर। तो एक छात्र आएगा, प्रश्न पत्र हल करेगा और उसी टाइम पर शिक्षक उनके आंसर्स नोट कर सकते हैं यदि वो सही उत्तर दे रहे हैं या गलत, और उसके उपरांत ओएमआर शीट भरी जा सकती है। ये सब शिक्षकों को ही करना है कक्षा 1 से 3 के लिए। अभी एक बार देखते हैं कि ओएमआर शीट कैसी दिखती है। तो जो आपको ओएमआर शीट मिलेगी वो कक्षा 1 से 3 के लिए कुछ इस प्रकार दिखेगी, और यह नोट कर लीजिए कि कक्षा 1 से 3 और कक्षा 4 से 8 की ओएमआर शीट अलग है। हम कक्षा 4 से 8 की भी ओएमआर शीट आपको इस सत्र में दिखाएंगे और विस्तार में समझाएंगे कि वो कैसी दिखती है और कैसी भरी जाएगी। बट यहाँ पे हम कक्षा 1 से 3 की पहले ओएमआर शीट समझते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे कक्षा और सेक्शन भरा जाएगा। यह जरूर सुनिश्चित कर लीजिएगा कि आप ओएमआर शीट केवल एक काले रंग के बॉल पॉइंट पेन से भर रहे हैं, किसी अन्य कलर के पेन से नहीं, सिर्फ एक काले रंग के बॉल पॉइंट पेन से भरिएगा। अदरवाइज स्कैनिंग की प्रक्रिया स्कैनिंग की प्रक्रिया में समस्या आ सकती है, तो आप प्लीज ब्लैक पेन का ही उपयोग कीजिएगा इसको भरते हुए। इसके आगे चलते हुए आप, अगर आपके प्रश्न पत्र का कोई सेट है तो सेट भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर।
इसके बाद यह समझिए कि ये ओएमआर शीट में 8 बच्चों का आकलन एक समय पर किया जा सकता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 से 8 आपको दिख रहा है और यहाँ पे आपको छात्र आईडी भरनी है। तो जैसे कि आपको पहले दिखाया कि छात्र आईडी जो 9 अंकीय सरल आईडी जो सरल ऐप के माध्यम से आपको मिली है, जिसकी आप सूची बनाकर रखेंगे, वो ही यहाँ पे बननी है। तो आप उसकी सूची पहले से अगर बना के रख ले और सूची से ही वो फिर आप यहाँ पर भी नोट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं 9 अंकीय सरल आईडी भरी गई है 3 छात्रों के लिए। वैसे ही अगर आपके 8 छात्र हैं तो एक टाइम पर एक शीट में आप 8 छात्रों की आईडी भर सकते हैं और उनका आकलन एक ही शीट पे किया जाएगा। अब यहां समझे कि जो हमारे गोले हैं यहाँ पे क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, पहले तो अपना प्रश्न पत्र देख लीजिए कि उसमें कितने प्रश्न हैं और उससे अतिरिक्त किन्हीं गोलों को ना भरे। तो अगर जैसे हमारे प्रश्न पत्र में सिर्फ 6 ही प्रश्न हैं या 7 ही प्रश्न हैं, जैसे 7 ही प्रश्न हैं तो 8वां प्रश्न वो छोड़ दे, उसमें कुछ ना भरे और 7वें तक ही देखे उसको। यहां पर यदि छात्र, जैसे पहला जो हमारा छात्र है उसने प्रश्न का सही उत्तर दिया है तो आप गोले को भरे अथवा उसे खाली छोड़ दे। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं पहले छात्र ने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 का सही उत्तर दिया है, इसीलिए यहाँ पे गोले को भरा गया है और उन्होंने क्वेश्चन 3 का उत्तर गलत दिया है, तो इसीलिए हमने उस गोले को खाली छोड़ दिया है। तो प्रश्न पत्र देखकर उनसे हल करवाकर यदि वो सही उत्तर देते हैं तो आप उस गोले को, उस प्रश्न के गोले को भरे अथवा उसे खाली छोड़। यह जरूर सुनिश्चित कर लीजिएगा कि ओएमआर शीट पर कहीं पर भी और आप कुछ नहीं लिख रहे हैं। तो जहां पर आवश्यक हो, जहां अभी समझाया कि आपको कक्षा सेक्शन, छात्र आईडी और जो गोले भर रहे हैं, उसके अलावा आप कहीं पर भी ओएमआर शीट में कुछ और नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि ये स्कैनिंग की प्रक्रिया में बाधा ला सकता है। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं जल्द से कि आप यहाँ पे कक्षा और सेक्शन भरेंगे, आप प्रश्न सेट भरेंगे, आप छात्र आईडी लिखेंगे जो सरल ऐप के माध्यम से आपने लिखी हुई है और यदि वो प्रश्न का सही उत्तर देते हैं तो गोला भरेंगे अथवा उस गोले को खाली छोड़ देंगे। एक बार ये हो जाए और हमारी जो स्कैनिंग की प्रक्रिया है वो भी अभी आपको दिखाएंगे, तो एक बार स्कैनिंग की प्रक्रिया जो है वो हमारी देख लेते हैं कि स्कैनिंग की प्रक्रिया कैसे दिखेगी। मैं एक वीडियो के माध्यम से ये दिखाऊंगा आपको। 1 मिनट दीजिए मुझे, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हम यहाँ पे अभी प्ले स्टोर पर है और सरल ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं। तो सरल ऐप डाउनलोड करने का लिंक भी आपके साथ साझा किया जाएगा। आप इसको प्ले स्टोर के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेक्नोसिस सर्विसेज करके सरल ऐप यहाँ पर दिखेगा, ये ब्लू कलर का आइकन होगा इसका। आप इसके माध्यम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर के माध्यम से। और जैसे ही आप प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे आपको एक लॉगिन पेज दिखेगा। आप इस लॉगिन पेज में अपने प्रेरणा पोर्टल का जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसको यूजर आईडी और पासवर्ड की तरह यूज करें और सरल ऐप में आप लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी, जैसे कि आपको पहले भी समझाया था, कि जहां पे आप क्लास, सेक्शन और अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे। आपका जो भी मंडल का नाम है आप उसी सब्जेक्ट को यहाँ सिलेक्ट करें। अगर आप झांसी मंडल से हैं तो झांसी का सिलेक्ट करें, अगर आप बरेली मंडल से हैं तो बरेली मंडल का सिलेक्ट करें। उसके बाद आपको ये छात्र विवरण की सूची दिखाई जाएगी। तो ये छात्र विवरण की सूची जो है वो आपको अभी दिखाई दे रही है। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्क एज प्रेजेंट एंड मार्क एज एब्सेंट के बटन है। तो यदि ऐसी स्थिति है कि आपके आकलन वाले दिन ऐसे कोई छात्र है जो उपस्थित नहीं है, उनको आप यहाँ मार्क एज एब्सेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया गया कि मार्क एज एब्सेंट कर दीजिए उनको, और ताकि यह पता चल जाए कि वो आकलन वाले दिन प्रेजेंट नहीं है और यहाँ पे उनकी उसके बाद कोई आकलन की प्रक्रिया नहीं की जाएगी। आप जैसे ही अपने छात्रों को, जो भी एब्सेंट है उनको एब्सेंट मार्क कर दे और आगे बढ़े, आपको ये स्क्रीन दिखाई देगा जहां पे आपको स्कैन और सेव स्टेटस दिखाई देगा आपका। और आगे बढ़ते ही आप फिर से देख सकते हैं वही दिखेगा। और यहाँ पे जो नीचे आपको स्कैन बटन दिखाई दे रहा है, एकदम स्क्रीन के नीचे एक स्कैन बटन दिखाई देगा, उससे आप स्कैनिंग की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। तो स्कैन बटन दबाते ही आप ये देख पाएंगे कि स्कैनिंग शुरू हो जाएगी। तो स्कैनिंग, जैसे ही आप स्कैन बटन दबाएंगे तो आपका कैमरा खुल जाएगा और आप देखेंगे ओएमआर शीट रख लीजिएगा और उसको स्कैन करते ही आपको एक हरा डब्बा दिखेगा। तो आप जैसे इस हरे डब्बे को देखेंगे, इस हरे डब्बे को आने दीजिए और फिर एक मैसेज आएगा, प्लीज वेट, स्कैनिंग इन प्रोग्रेस। तो उस टाइम पर अपने कैमरा को स्थिर रखें और उसके बाद
आप जैसे ही देखेंगे उसके बाद स्कैनिंग हो जाएगी और आपकी ऐसे एक छात्र की सूची आ जाएगी जहां पे आपके छात्र का नाम, उनकी स्टूडेंट आईडी और हर प्रश्न उन्होंने सही उत्तर दिया है तो 1 मार्क किया होगा और अगर गलत उत्तर दिया है तो 0 आएगा। तो ये ऐसे करके आएगा। यदि आपको लगता है कि इस डेटा में कोई त्रुटि है तो आप इसको स्वयं ठीक कर सकते हैं। यदि छात्र आईडी में भी आपको लगता है कोई त्रुटि है तो आप उसको स्वयं ठीक कर सकते हैं। जैसे कि आपको पहले बताया था कि यहाँ पे इस ओएमआर शीट में 8 छात्रों का आकलन एक ही वक्त पे किया जाएगा। तो आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आपको दूसरे छात्र का भी दिखेगा, उनकी स्टूडेंट आईडी और उन्होंने किन प्रश्नों का सही उत्तर दिया है और किन प्रश्नों का गलत। यहां पर भी अगर आपको कोई त्रुटि लगती है तो आप उसको स्वयं टाइप कर कर चेंज कर सकते हैं और आप नेक्स्ट बटन जाकर आगे आगे बढ़ सकते हैं। जब तक 8 छात्र आपके पूरे नहीं हो जाते आप कर सकते हैं। आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे और जैसे ही आपके इस आठों छात्रों का आप पूरा देख लेंगे, एक बार आप चेक कर लीजिए कि सही से सारे डिटेल्स आ गए हैं। आपको यहाँ दिखेगा स्कैन स्टेटस में 8 आ गया है। इसका मतलब स्कैनिंग की प्रक्रिया जो हमारे 8 बच्चों के लिए एक ओएमआर शीट में भरी गई थी वो पूर्ण रूप से सक्सेसफुल हो गई है। पर जो हमारी स्कैनिंग की प्रक्रिया है उसके बाद हमारी सेविंग की भी प्रक्रिया है। तो जो सेविंग की प्रक्रिया है वो इस स्क्रीन से आप एक बार बैक बटन दबाएंगे। उसके बाद बैक बटन दबाने के बाद आप जिस स्क्रीन पर वापस जाएंगे, यहां पर आप जैसे देख सकते हैं आप बैक बटन दबाने पर एक स्क्रीन पर जाएंगे और उसके बाद यहां पर आपको एक सेव ऑल स्कैन बटन दिखाई देगा। तो जैसे ही आप सेव ऑल स्कैन बटन दबाएंगे तो आपको ये सेव सक्सेसफुली करके मैसेज आएगा और यहाँ पे दिखाई देगा आपको कि ये स्कैन स्टेटस में जो 8 लिखा गया था वो अब सेव स्टेटस में आ गया है। इसका मतलब आपके जो बच्चों का स्कैनिंग है वो अब पूर्ण रूप से सेव भी हो गया है। तो पहले आपने सिर्फ स्कैन किया था इसीलिए वो स्कैन स्टेटस में आ रहा था और अब सेव स्टेटस में आ गया है क्योंकि आपने सेव भी कर दिया है इसको। तो इस तरीके से आप स्कैनिंग की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से पूर्ण कर सकते हैं। एक बार ये जो सेव ऑल स्कैन की प्रक्रिया है, जैसे ही हमने स्कैनिंग पूर्ण कर ली, एक बार सेव ऑल स्कैन की जो प्रक्रिया है उसको समझ लेते हैं। तो आप एक बार मूल्यांकन पूर्ण कर ले और ओएमआर शीट स्कैन कर ले, उसके बाद ये सेव ऑल स्कैन की प्रक्रिया की जानी है, जैसे अभी मैंने बिल्कुल अंत में आपको वीडियो में दिखाया। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि सेव ऑल स्कैन से पहले स्कैन स्टेटस में आपका एक नंबर आएगा। ये स्कैन स्टेटस में जो आपका नंबर है वो आपको दिखाएगा कि कितने छात्रों की स्कैनिंग पूर्ण हो गई है। पर सेव स्टेटस 0 है, इसका मतलब अभी तक सेव नहीं हुआ है। तो यह जरूर सुनिश्चित कर लीजिएगा कि आप जैसे ही आप अपनी पूरी प्रक्रिया कर ले, आपके पास आप अगर डेटा डाउनलोडिंग की प्रक्रिया पूर्ण कर लेते हैं तो आप डेटा डाउनलोडिंग की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद जो आकलन वाले दिन स्कैनिंग की प्रक्रिया है उसको आप इंटरनेट कनेक्शन, यदि आपके स्कूल में इंटरनेट कनेक्शन की कोई प्रॉब्लम है तो चिंता ना करें क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन आपको स्कैनिंग के लिए आवश्यक नहीं है। तो आप जैसे ही स्कैन कर लेंगे तो ये ओएमआर शीट की संख्या बढ़ जाएगी। तो ये आपको दिखाता है कि स्कैन किया हुआ डेटा सफलतापूर्वक आपके फोन में सेव हो गया है पर अभी सर्वर पर सेव नहीं हुआ है और सर्वर पे सेव करने के लिए हमें सेव ऑल स्कैन की प्रक्रिया करनी है। तो यदि आपके स्कूल में स्थिर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो चिंता ना करें, आप स्कैनिंग की प्रक्रिया आपके स्कूल में पूर्ण कर ले, इसके लिए नेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हम जो सेव ऑल स्कैन की प्रक्रिया करेंगे वो सेव ऑल स्कैन बटन को अंत में आपको क्लिक करना है। स्कैनिंग के बाद इसको करना आवश्यक है और सेव ऑल स्कैन के उपरांत स्कैन की गई शीट सेव स्टेटस में आ जाएगी। तो जैसे 19 का नंबर जो हमारा स्कैन स्टेटस में था वो अब हमारा सेव स्टेटस में आ जाएगा। तो आप जब सेव ऑल स्कैन बटन दबा रहे हैं उससे पहले यह जरूर सुनिश्चित कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कि आप सारी शीट की स्कैनिंग कर चुके हैं और आपके पास एक स्थिर इंटरनेट कनेक्शन हो। तो सेव ऑल स्कैन बटन दबाने के लिए आपके पास एक स्थिर इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। तो स्कैनिंग करते हुए यदि आपके पास स्थिर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो उसकी चिंता ना करें, आप स्कैनिंग पूर्ण रूप से अपने स्कूल में कर लीजिएगा और फिर आप ऐसी जगह जा सकते हैं जहां पर स्थिर इंटरनेट कनेक्शन हो और फिर सेव ऑल स्कैन बटन दबा सकते हैं। तो सारी शीट की स्कैनिंग कर लीजिए, उसके बाद ही सेव ऑल स्कैन बटन दबाइए और तभी दबाइए जब आपके पास एक स्थिर इंटरनेट कनेक्शन।